Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So student, this video is especially for the students. Those are going to give their computer science exam in July. ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। तो इन वीडियो को बनाने का मेन पर्पस यही है कि जिससे कि आपके जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन आपकी हो जाए और आप इसको फॉलो कीजिएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, जिसमें कि मैं सारे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है। वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो एक तरीके से मैंने एक बोर्ड का सैम्पल पेपर ही ले लिया है, जिसमें कि आपको जिससे कि पूरा आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस इसमें है अवेलेबल। जो पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम में आता है बिल्कुल सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे लिया है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पेपर जो है वो आपका बोर्ड में आता है। ठीक है, अगर आप लास्ट के 8-10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो बिल्कुल सेम जो पैटर्न है वो फिक्स्ड है, चला आ रहा है। तो मैंने ये बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से ही डिजाइन किया है, जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए और आप अपने बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से कर पाएं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। तो ये बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे हम, हर टाइप के जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो उनके कुछ पार्ट्स रहेंगे वीडियो के। तो ये इसका हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो से आपके 12 मार्क्स से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 12 मार्क्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपके 12 मार्क्स का जो पोर्शन आता है बोर्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ऐसा मत कीजिएगा बीच में काट काट के मत देखिएगा, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आउटपुट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें वीडियो में समझाई हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज राइट द टाइप ऑफ C++ टोकन्स। ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है इन्होंने कीवर्ड एंड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। मतलब कुछ यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, इनमें से आपको इसमें से आपको चेक करके बताना है कि इसमें आइडेंटिफायर कौन सा होगा, कीवर्ड कौन सा होगा। और ये हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर होता है, इसी का ध्यान रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी पैटर्न पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड एग्जाम में आता है। आपका जुलाई में जो क्वेश्चन पेपर आएगा आप देखेंगे, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप 4-5 साल के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो इसी टाइप का होता है। हर साल क्वेश्चन पेपर इसी टाइप का आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि इसमें से आपको चेक करके बताना है कि इसमें जो है कीवर्ड कौन सी है और आइडेंटिफायर कौन सी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए फर्स्ट वाला जो है वो एल्स, तो ये हमारा कीवर्ड हो जाएगा क्योंकि एल्स जो होता है वो हमारा कीवर्ड होता है। देखिए सेकंड वाला लॉन्ग है, लेकिन लॉन्ग जो है वो हमारा कीवर्ड है। लेकिन अब कीवर्ड तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या किया है, CBSE बहुत ज्यादा ऐसी चीजें करती है क्वेश्चन पेपर में जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हों। तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग का एल जो है वो कैपिटल कर दिया है। तो जब किसी भी कीवर्ड का अगर हम कोई भी लेटर कैपिटल कर देते हैं तो वो हमारा आइडेंटिफायर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि कीवर्ड तो है ये, लेकिन यहाँ पे ये कैपिटल में कर दिया। कीवर्ड में कैपिटल लेटर में नहीं होते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिफायर। ये हमारा कीवर्ड हो गया, लेकिन ये हो जाएगा हमारा आइडेंटिफायर। अब बात करते हैं 4Q। ठीक है, तो 4Q देखिए क्या है, ना तो ये आइडेंटिफायर बनेगा क्योंकि आइडेंटिफायर में नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, हमेशा आपका अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। आइडेंटिफायर के रूल्स क्या है कि हमेशा वो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा और उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो आइडेंटिफायर तो ये बनेगा नहीं। अब ये कीवर्ड भी नहीं होता है क्योंकि इस टाइप का कोई कीवर्ड भी नहीं होता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसको हम कर देंगे, लिख देंगे नन। अब बात करते हैं अंडरस्कोर काउंट। तो अंडरस्कोर काउंट क्या हो जाएगा, हमारा आइडेंटिफायर हो जाएगा क्योंकि अंडरस्कोर काउंट जो है कोई कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा आइडेंटिफायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट का हो जाएगा कीवर्ड, ठीक है, और सेकंड का हो जाएगा आपका आइडेंटिफायर, थर्ड का हो जाएगा नन, कोई भी कुछ भी नहीं है ये, और फोर्थ का हो जाएगा हमारा आइडेंटिफायर। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, तो हमने कर लिया डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर का ए पार्ट है, मैंने यहाँ ए पार्ट में लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, ए है ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 का। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, 1 का ही बी क्वेश्चन है। द फॉलोइंग C++ कोड ड्यूरिंग द कंपाइलेशन रिपोर्ट्स द एरर एज फॉलो। तो कुछ एरर जनरेट कर रहा है, ये देखिए यहाँ एरर ऑफ स्ट्रीम नॉट डिक्लेयर्ड, इस टाइप का कुछ एरर्स दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ करेक्ट हेडर फाइल विच मस्ट बी इंक्लूडेड टू कंपाइल द कोड सक्सेसफुली। मतलब आपको बताना है इसमें हेडर फाइल कौन कौन सी इंक्लूड होंगी, जिससे कि आपका कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो पाए। तो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराने के लिए देखिए क्या है, कोड को देखते हैं, वॉइड मेन से कोड को चेक करते हैं। तो देखिए ऑफ स्ट्रीम लगा हुआ है, तो सिंपल है, ये डेटा फाइल हैंडलिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो डेटा फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, हमारा ऑफ स्ट्रीम लगा हुआ था, इसमें एक तो आपकी एफ स्ट्रीम लगेगी। जब आप स्ट्रीम पे वर्क कर रहे होते हैं तो हमें एफ स्ट्रीम हेडर फाइल की रिक्वायरमेंट होती है, तो एफ स्ट्रीम लगा देंगे, एक तो इसका आंसर हो जाएगा एफ स्ट्रीम। और देखते हैं इसमें क्या लग सकता है आपका, देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए नीचे लगा हुआ है आपका str अपर और str कैट। मतलब ये क्या है, हमारा
दो फंक्शन लगे हुए हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, तो यहाँ पे एक हमारी हो जाएगी स्ट्रिंग हेडर फाइल, स्ट्रिंग डॉट एच कह सकते हैं आप, ठीक है। तो ये दो फाइल हमारी जरूरी है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए सक्सेसफुली। पहली हो गई एफ स्ट्रीम और सेकंड हो गई हमारी स्ट्रिंग डॉट एच। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा एफ स्ट्रीम और स्ट्रिंग, देखिए, ठीक है। आप डॉट एच लगा सकते हैं इसमें, डॉट एच चाहो तो लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट का आंसर, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन इस टाइप का हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, जिसमें कि आपको हेडर फाइल पूछी जाती है। तो जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न में बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो मैंने बताया था उस टाइप का ही होगा, आइडेंटिफायर वेरिएबल से रिलेटेड होता है। और सेकंड क्वेश्चन हमेशा क्या होगा, आपको हेडर फाइल्स वगैरह से रिलेटेड पूछा जाता है। तो देखिए हर साल एक हेडर फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है आपका, 100% मान के चलिए हर साल एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है आपको हेडर फाइल से रिलेटेड। तो आपको करना क्या है, जो भी हेडर फाइल्स होती हैं उनके सारे फंक्शंस को आपको याद कर लेना है। मतलब कौन सी हेडर फाइल में क्या फंक्शंस होते हैं वो आपको सब याद होनी चाहिए, ठीक है। जिससे कि आपका कोई भी कहीं भी फंक्शन अगर यूज हो रहा है तो आपको पता चल जाए इसमें प्रोग्राम में कौन सी हेडर फाइल इंक्लूड होगी, ठीक है। तो इससे कि आपका एक जो 1 मार्क्स है वो बिल्कुल भी कटेगा नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आपको स्ट्रिंग की हेडर फाइल्स याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ हेडर फाइल्स हैं जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। वैसे मैं आपको यही बोलूंगा कि जितने भी आपकी हेडर फाइल्स होती हैं उनके फंक्शंस को आप याद कर लें तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आपको 1 मार्क्स ये नहीं कटेगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं 100 मार्क्स की, तो इसके लिए आपको 1 मार्क्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसलिए आप अच्छे से हेडर फाइल्स को सारे याद कर लें कि कौन सी हेडर फाइल में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी, फर्स्ट का ही सी क्वेश्चन है ये। अब देखिए ये भी पैटर्न बिल्कुल फिक्स्ड है, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड है। मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न तो बिल्कुल फिक्स है। जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर, कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन पेपर आता है वो बिल्कुल फिक्स है। ये इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर आता है हर साल। आप उठा के देख लीजिए, लास्ट के पहला क्वेश्चन आपका आइडेंटिफायर या वेरिएबल से रिलेटेड होता है, सेकंड क्वेश्चन आपका हेडर फाइल का हो गया, थर्ड क्वेश्चन आपका एरर से रिलेटेड होगा। तो मतलब एक पैटर्न चलता है इसका क्वेश्चन पेपर का, और जो कि कई सालों से चला आ रहा है कि एक पैटर्न पे ही क्वेश्चन पेपर देती है सीबीएसई, ठीक है। तो आपको बस इसे फॉलो करना है। अगर आप इसका सैंपल पेपर देखेंगे इस साल का उठा के, तो उसमें भी यही चीज दे रखी है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ही ये है। तो बस आप इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए और आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें एरर कहाँ पे है। तो देखिए क्या है, टाइप डेफ। तो टाइप डेफ में देखिए पहले टाइप डेफ में ही एरर आ गया, इस लाइन में ही एरर है क्योंकि टी कैपिटल में है। तो टाइप डेफ ये पूरा स्मॉल में होता है, तो यहाँ पे टी का एरर है, तो एक एरर ये हो गया हमारा। तो अब देखिए दूसरा एरर यहाँ पे है, क्यों? क्योंकि टाइप डेफ का काम क्या होता है कि डेटा टाइप का अल्टरनेटिव नेम डिफाइन करना। तो यहाँ पे देखिए हम इंट के लिए डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं काउंट, तो यहाँ पे इंट पहले आएगा फिर काउंट आएगा। कि अगर हम काउंट लिखें तब भी कहीं पे भी अगर हम काउंट लिख देंगे तो उसका मतलब भी इंट ही होगा। तो यहाँ पे हम इंट को पहले लेंगे फिर काउंट को लेंगे, तो दूसरा एरर ये हो गया। इसके बाद में आते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में ये आपका सही है, काउंट सी कर दिया है, ठीक है। तो काउंट सी का मतलब इंट सी ही है, ये बिल्कुल सही है हमारा। अब देखिए सी आउट हो रही है लाइन, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे सिन कर दिया, ये भी ठीक है। तो फॉर लूप में यहाँ पे एरर है, क्यों एरर है? क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन नहीं करा है। तो चाहो तो आप इस वेरिएबल को ऊपर डिफाइन कर सकते हो, इंट के कर सकते हो, या फिर आप यहीं पे इंट लगा दीजिए। तो यहीं पे हम इंट लगा देंगे तो एरर हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एरर हो जाएगा थर्ड, क्योंकि यहाँ पे हमें इंट लिखना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंट, ठीक है। इसके बाद में ये लाइन ठीक हो जाएगी पूरी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लगा हुआ है, सी आउट करा सी। अब देखिए यहाँ पे एरर है फोर्थ एरर क्या है? देखिए यहाँ पे सी आउट नहीं करा है, इसको जो स्टार है इसको भी सी आउट होगा, सी आउट ऑपरेटर के साइन लगेंगे यहाँ पे। और ये के है, ये वेरिएबल भी सी आउट हो रहा है, तो यहाँ पे इसके भी सी आउट ऑपरेटर के साइन लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे एरर हमारे हो गए हैं इसमें। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है, देखिए इस तरीके से आपको सही करके लिखना है और उसको अंडरलाइन भी करना है। इस चीज का ध्यान रखें, आप निकालने के बाद में अंडरलाइन भी करनी है। देखिए ईच करेक्शन अंडरलाइन, आप खाली ऐसा मत सोचिएगा कि आपको लिख के रहने देना है, तो उसको अंडरलाइन भी करना है जहां जहां आपने करेक्शन किया है। तो मैंने तो देखिए टाइप डेफ लिख दिया, फिर इसको पूरे को अंडरलाइन कर दिया। यहाँ पे एरर था, फिर काउंट इस वाली लाइन में एरर था, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया इसको। फिर इसके बाद में देखिए फंक्शन में आ जाते हैं। फिर हमारा एरर था यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इंट लगा दिया, यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया कि यहाँ पे एरर था। इसके बाद में यहाँ सी आउट ऑपरेटर का साइन नहीं थे, तो यहाँ पे हमने अंडरलाइन करके बता दिया सी आउट ऑपरेटर का साइन लगाया हमने। और यहाँ पे नहीं थे तो यहाँ पे हमने बता दिया सी आउट ऑपरेटर साइन लगाया। तो इस तरीके से ये 4 एरर्स थे इस प्रोग्राम में, और ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें कि आपको यहाँ प्रोग्राम दे रखा है और आपको इसका आउटपुट कैलकुलेट करना है। अब देखिए कोड जो है यहाँ पे दे रखा है, इसको देख के घबराना नहीं है आपको, आप लोगों को इसको देख के घबराना नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, कोड को देख के हड़बड़ा जाते हैं कि ये कोड क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, पैनिक होने लगते हैं। तो कोड में कुछ भी नहीं है, आप बस उसको समझने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट बहुत कोड को देखते ही डर जाते हैं कि यार क्या है, समझ में नहीं आ रहा, ये तो हमारे, ठीक है, बहुत हवा से लग रहा है, ये तो बहुत डरावना सा लग रहा है, मतलब क्या है, ठीक है, ये तो हमारे बस का नहीं है।
तो ऐसा नहीं सोचना है आपको, बहुत ही इजी है, आपके बस का है सब कुछ, ठीक है। आपसे बढ़ के थोड़े ना, कोई भी चीज बहुत आराम से कर सकते हैं आप इसको। तो कोड को बस आपको लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करनी है, पैनिक नहीं होना है, बस थोड़ी देर बैठना है शांति से और इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो चलिए इस कोड को समझते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे आउटपुट बताना है, इसका क्या आउटपुट होगा। तो यहाँ पे देखिए मेन से स्टार्ट करते हैं इस कोड को। तो मेन में क्या है, आपके पास में दो वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स हमारे पास में क्या है, एक वेरिएबल है ए, और ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास में 20 दे रखी है, ठीक है। और जो बी वेरिएबल है उसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 4, ठीक है। ये दो वेरिएबल है। तो इस फंक्शन में देखिए क्या हो रहा है, एक फंक्शन को कॉल किया गया है। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन है रिवर्ट नाम का, और इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है। अब देखिए कॉल करते टाइम तो इसमें दो वैल्यू पास की गई है, दो आर्गुमेंट पास करे हैं ए और बी। तो यहाँ पे जब फंक्शन जैसी कॉल होगा तो इसका कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें देखिए क्या, एक रेफरेंस वेरिएबल है और एक आपका लास्ट वेरिएबल, इसकी वैल्यू 2 है। तो जैसे ही कंट्रोल ट्रांसफर होगा तो ए की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी इस नम में, ये रेफरेंस वेरिएबल इसमें चली जाएगी, ठीक है। तो नम की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी क्या, तो नम की वैल्यू जो है हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 20, ठीक है। जो वैल्यू थी हमारी नम की यहाँ से ट्रांसफर होकर 20 इस वेरिएबल के अंदर आ गई है। और जो बी वेरिएबल है इसकी वैल्यू चली जाएगी हमारे लास्ट में। तो लास्ट की वैल्यू जो हो चुकी है वो हमारी हो चुकी है कितनी, 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बी ट्रांसफर हुआ है। आई होप आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है कि लास्ट जो है उसको डिवाइड करो 2 से, और रिमाइंडर अगर आपका 0 आए तो क्या कर दो, लास्ट में +1 कर दो, अदरवाइज उसमें माइनस कर दो 1, ठीक है, उसमें -1 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर है, और ये चीज मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई थी जब क्लास में समझाया था। तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि ये कंडीशनल ऑपरेटर जब लगा होता है तो अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो उसके तुरंत बाद वाला स्टेटमेंट चलता है, और कंडीशन फॉल्स होती है तो ये कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट आपका रन होता है। तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि लास्ट की वैल्यू क्या है 4, और 4 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, मतलब तो न्यू वैल्यू लास्ट की क्या हो जाएगी, लास्ट की न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारी 5, क्योंकि उसमें +1 हो चुका है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए इसकी वैल्यू 5 हो चुकी है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लूप जो है वो स्टार्ट होगा हमारा सी वेरिएबल है, उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, और कहां तक चलेगा लूप, जो भी लास्ट की वैल्यू होगी। तो लास्ट की वैल्यू 5 है, तो इक्वल का साइन लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल, तो मतलब 5 तक चलेगा ये लूप, 1 से लेके 5 तक चलेगा लूप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नम प्लस इक्वल सी, मतलब क्या है यहाँ पे, ये शॉर्ट हैंड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये देखिए, इसको भी समझा देता हूं मैं आपको। इसका मतलब है नम इक्वल नम प्लस सी। इस स्टेटमेंट का मतलब ये शॉर्ट हैंड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि नम और सी की वैल्यू को प्लस करो और नम में स्टोर कर दो, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सी की जो भी वैल्यू होगी उसको क्या करना है, नम में प्लस करके नम वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। तो अब क्या होगा, लूप जब चलेगा फर्स्ट टाइम तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए सी की वैल्यू अभी क्या है, अभी सी की वैल्यू है हमारी 1। तो देखिए जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा तो क्या होगा, सी की वैल्यू जो है वो हमारी 1 है, और जो हमारा नम है उसकी वैल्यू है 20। तो 20 + 1 हो जाएगा आपका इक्वल 21, और 21 किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे स्टोर नम के अंदर। तो नम की न्यू वैल्यू हो गई हमारी 21, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से हो रहा है। इसके बाद में लूप चलेगा सेकंड टाइम, और सेकंड टाइम सी की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा नम की वैल्यू कितनी हो गई, 21 + 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 23। तो नम की न्यू वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 23, ठीक है, 23 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हो रहा है। अब लूप नेक्स्ट टाइम चलेगा क्योंकि 3 होगी, क्योंकि लेस देन अभी 5 है, क्योंकि लास्ट की वैल्यू जो 5 है, तो अभी लेस देन हमारा 5 है। जब तक लेस देन 5 रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम सी की वैल्यू होगी 3, और 3 हो जाएगी प्लस नम में, ठीक है। तो नम की वैल्यू हमारी हो गई है कितनी, 23, और 23 + 3 कितना हो गया आपका, ये हो गया 26, ठीक है। तो नम की नई वैल्यू हो गई हमारी 26। तो अब लूप की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी, अब लूप की वैल्यू हो जाएगी 4, क्योंकि लेस देन 5 है, तो अभी भी लूप चलेगा आपका 4। अब हो जाएगी 4 प्लस होगी नम में, तो नम की वैल्यू है हमारी 26, और प्लस हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो नम की नई वैल्यू हो गई हमारी 30, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा तो हमारी सी की वैल्यू हो जाएगी 5 भी हमारी लेस देन और इक्वल का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो लेस देन तो नहीं है, लेकिन इक्वल है हमारे लास्ट वेरिएबल के, ठीक है। लास्ट की वैल्यू कितनी है 5, तो नम में प्लस हो जाएगा 5, तो नम की वैल्यू है 30, और 30 + 5 हमारा इक्वल हो जाएगा 35, ठीक है। तो अब नम की वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है हमारी 35।
अब सी की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी और हो जाएगी 6। तो जैसे 6 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लास्ट की वैल्यू 5 थी, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, और लूप से बाहर आने के बाद में फिर यहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा। अब क्या करा गया है, यहाँ पे सी आउट किया गया है ए को, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है। अब देखिए जो भी चेंजेस यहाँ पे होंगे वो चेंजेस आपके इस ए वेरिएबल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्यों रिफ्लेक्ट होंगे, क्योंकि ये रेफरेंस है। ठीक है, तो ये रेफरेंस बना हुआ है, तो ए के अंदर जो भी चेंजेस यहाँ पे हुए हैं वो सारे चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी आउट किया गया है फिर ए को, तो ए की वैल्यू आएगी आपकी क्या आएगी 35। और उसके बाद में देखिए यहाँ प्रिंट करा है एंड को, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एंड। और इसके बाद में प्रिंट करा है बी, तो बी की वैल्यू हमारी क्या है 4, तो वो हमारी 4 ही आ जाएगी। ठीक है, तो इतना ये हो गया, हमारा फर्स्ट आउटपुट ही आ गया। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट टाइम क्या करा है, बी को माइनस माइनस किया गया है, तो बी की जो वैल्यू थी हमारी 4 थी। ठीक है, तो बी को माइनस माइनस किया गया, तो बी की नई वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। ठीक है, बी की न्यू वैल्यू हो जाएगी हमारी 3। यहाँ लिख देते हैं हम बी इक्वल 3। ठीक है, बी की न्यू वैल्यू 3 हो गई है। अब अगेन फंक्शन को कॉल किया गया है और उसमें पास किया है ए बी, मतलब ए वेरिएबल को पास किया गया और बी को, तो कंट्रोल फिर ट्रांसफर होगा यहाँ पे, और ए की जो वैल्यू है वो चली जाएगी इस नम में और बी की वैल्यू चली जाएगी इस लास्ट वाले वेरिएबल में। तो ए की वैल्यू हो चुकी है हमारी 35, तो नम के अंदर चला जाएगा 35, नम इक्वल हो जाएगा 35 और लास्ट इक्वल हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि हमने यहाँ से पास करा है बी। ठीक है, बी की वैल्यू हो चुकी है हमारी 3, तो ये नई वैल्यू हो गई हमारी नम और लास्ट वेरिएबल की। अब वही कंडीशन फिर लगी, लास्ट को डिवाइड करो 2 से, अगर रिमाइंडर आता है 0 तो आप +1 कर दो, अदरवाइज -1 कर दो। तो लास्ट की वैल्यू क्या है 3 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो अब लास्ट की वैल्यू नई वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट इक्वल हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि -1 हो जाएगा उसमें से। ठीक है, तो अब फिर लूप स्टार्ट हो रहा है, तो सी की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा, जो भी लास्ट की वैल्यू होगी। तो लास्ट की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो ये 2 टाइम चलेगा लूप। अब और यहाँ पे बोला गया है फिर से आप क्या करो, नम वेरिएबल में सी की वैल्यू को प्लस करके स्टोर कर दो। तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा सी की वैल्यू 1 होगी, तो 1 को प्लस कर देगा नम की वैल्यू में। तो नम की वैल्यू क्या थी हमारी 35 और प्लस हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगी हमारी नम की वैल्यू, नई वैल्यू हो जाएगी हमारी नम की 36। ठीक है, तो अगेन लूप चलेगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 जो है वो लास्ट की वैल्यू के बराबर है, मतलब कि लेस देन और इक्वल है किसके, इस लास्ट की वैल्यू। लास्ट की वैल्यू 2 थी। ठीक है, तो अब फिर प्लस करेगा नम की वैल्यू में, तो 36 हो गई नम की वैल्यू, और प्लस करेगा 2, तो ये हो जाएगी हमारी नम की वैल्यू 38 इक्वल 38। ठीक है, अब इसके बाद में सी की वैल्यू फिर इंक्रीज होगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 3 में जैसी होगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि लास्ट की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ से लूप क्या होगा, ये एग्जिट हो जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा ये, और लूप से बाहर आने के बाद में फिर यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो सी आउट करा है ए, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, देखिए सी आउट ए में हमारी वैल्यू हो चुकी, तो जो भी चेंजेस यहाँ पे इस वेरिएबल में होंगे वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे यहाँ पे। तो हमारा ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, न्यू वैल्यू हो चुकी है हमारी ए की, जो नम की न्यू वैल्यू होगी वो हमारी हो जाएगी ए की न्यू वैल्यू। तो यहाँ पे हो गया 38, और यहाँ पे लगा हुआ है फिर हैश का सिंबल, तो यहाँ पे लगा देंगे हैश। ठीक है, और इसके बाद में प्रिंट करा है बी, तो बी की वैल्यू क्या थी हमारी 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, ये हो गया हमारा इस लाइन का आउटपुट, सेकंड लाइन का आउटपुट हो गया। तो देखिए अगेन फंक्शन को कॉल किया गया है, और फंक्शन को कॉल करने के बाद में उसमें पास किया गया है बी, ओनली बी वेरिएबल, एक ही आर्गुमेंट पास किया है। ठीक है, 2 आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं, तो यहाँ पे पास किया गया है बी। अब बी की वैल्यू क्या होगी 3, तो 3 पास हो जाएगी इस वेरिएबल में, नम वेरिएबल में, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट पास किया है। जब एक आर्गुमेंट पास करते हैं जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसी के अंदर उसकी वैल्यू जाती है, तो यहाँ पे हमारी चली जाएगी नम वेरिएबल के अंदर। तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हमारी नम की वैल्यू हो जाएगी हमारी, देखिए नम इक्वल 3। ठीक है, नम की वैल्यू हो चुकी है 3, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बी की वैल्यू थी वो 3 थी, तो नम की वैल्यू हो चुकी है 3। अब क्या होगा, देखिए लास्ट की वैल्यू कुछ दी नहीं गई है, तो लास्ट की वैल्यू जो पहले यहाँ पे प्री डिफाइंड है वही रहेगी लास्ट की। तो ऐसे केस में क्या होता है, जब आर्गुमेंट में वैल्यू पहले से ऑलरेडी दे रखी होती है तो वैल्यू वही रहती है, आपकी जो पुरानी वैल्यू है प्री डिफाइंड वैल्यू वही रहेगी, क्योंकि नई वैल्यू कुछ नहीं दी है, यहाँ से कोई आर्गुमेंट पास नहीं करा है, तो हमारी लास्ट की वैल्यू रहेगी 2। ठीक है, लास्ट इक्वल हो गई हमारी 2। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे फिर वही कंडीशन है कि लास्ट को डिवाइड करो 2 से, अगर आपका रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट में +1 कर दो, अदरवाइज -1 कर दो। तो लास्ट की वैल्यू 2 है, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसमें +1 हो जाएगा, तो लास्ट की वैल्यू हो जाएगी, नई वैल्यू क्या हो जाएगी लास्ट की, लास्ट इक्वल हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, लास्ट की नई वैल्यू 3 हो जाएगी क्योंकि +1 हो जाएगा। अब फिर लूप में फिर वही बात बोली गई है कि आप 1 से स्टार्ट करो और जो भी लास्ट की वैल्यू वहां से चलाओ। तो लास्ट की वैल्यू क्या है 3, तो 3 टाइम चलेगा, और उसको इंक्रीमेंट कीजिए 3++ कीजिए। तो यहाँ पे फिर वही बोला गया है कि आपको क्या करना है, नम की वैल्यू के साथ में सी की वैल्यू को जोड़ के इस नम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए चेक करते हैं इसको। सिंपली क्या होगा यहाँ पे कि नम की वैल्यू क्या है आपकी 3 है, और यहाँ पे आपकी सी की वैल्यू 1 होगी। फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 3+1 हो जाएगा, तो 3+1 हो जाएगा हमारा 4। तो नम की न्यू वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 प्लस हो जाएगा फिर आपका किसमें
4 में, मतलब कि नम की वैल्यू में। तो 4 + 2 हो जाएगा हमारा 6, तो नम की वैल्यू हो जाएगी न्यू हमारी 6। ठीक है, अगेन क्या होगी, सी की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होगी, सी की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 अभी भी लेस देन और इक्वल है, क्योंकि ये लास्ट की वैल्यू भी 3 है, तो इक्वल है इसके। ठीक है, तो अभी भी लूप चल जाएगा, तो लूप जैसे चलेगा तो क्या होगा, इसकी सी की वैल्यू फिर प्लस हो जाएगी इस नम वेरिएबल में। तो नम की वैल्यू अब हो चुकी थी 6, तो 6 + 3 हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, तो नम की वैल्यू हो जाएगी अब हमारी 9। ठीक है, तो नम की वैल्यू हो चुकी है हमारी 9। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद में होगी हमारी सी की वैल्यू 4, जैसी 4 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और कंडीशन फॉल्स होगी ऐसी लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आने के बाद में कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सी आउट किया गया ए को, तो ए की वैल्यू में कुछ चेंजेस हुआ नहीं था, ए की वैल्यू हमारी पुरानी ही थी, तो पुरानी क्या वैल्यू थी हमारी ए की 38, वही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और इसके बाद में हैश को प्रिंट किया गया तो हैश ऐसे प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सी आउट किया है बी, तो बी की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास किया था बी, और जो चेंजेस हुए हैं रेफरेंस वेरिएबल में वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे इस वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई थी 9, जो नम की वैल्यू होगी वही आपके बी की वैल्यू हो जाएगी, तो बी की वैल्यू हो गई है 9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, तो ये हमारा हो गया आउटपुट। तो बस ये आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व, ये हमारा हो जाएगा आउटपुट, क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है पूरा, यहां से हमने देखा प्रोग्राम आपका एंड हो चुका है, तो ये हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 35 and 4 और 38#3 38#9। तो इस तरीके से आप आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि हो क्या रहा है इस प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए दोबारा से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास एक और आउटपुट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफाइन मॉडिफाई। तो मॉडिफाई क्या है, मैक्रो बना हुआ है। ठीक है, इसको डिफाइन कर रखा है, डिफाइन। ठीक है, तो डिफाइन का काम क्या होता है, किसी भी चीज को पहले से डिफाइन कर देना। तो मॉडिफाई एक मैक्रो बना रखा है, मॉडिफाई के अंदर देखिए एन क्या है, तो इसका मतलब जो मॉडिफाई के अंदर जो भी वेरिएबल या वैल्यू रखी जाएगी उसको इस तरीके से कैलकुलेट करेगा, n × 3 + 10। ठीक है, तो अब आते हैं मेन फंक्शन में। तो मेन फंक्शन में एक लिस्ट है। ठीक है, ये आपका अनसाइज्ड एरे है, इसमें 10, 15, 12, 17। तो एरे का क्वेश्चन जब भी होता है तो सबसे पहले इन वैल्यू को लिख लेते हैं। हमारे पास में है 10, और हमारे पास है नेक्स्ट है 15, नेक्स्ट है हमारे पास में 12, और नेक्स्ट है 17। ठीक है, तो अभी अगर आप पहले चेक करें, इसका इंडेक्स देखें तो इंडेक्स जो हो जाएंगे हमारे, इसका 0 हो जाएगा, और इसका इंडेक्स जो है वो हमारा हो जाएगा 1, और इसका इंडेक्स हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, ये इंडेक्स लिख दिए हमने। ठीक है, अब क्या है, देखिए यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल बना हुआ है। पॉइंटर वेरिएबल जो है वो आपका ये है $p। ठीक है, तो $p अभी किसको पॉइंट कर रहा होगा, ये स्टार्टिंग में पॉइंट कर रहा है आपका 10 को। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर वेरिएबल ये पॉइंट कर रहा है किसको, 10 को। ठीक है, इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए रखा है तो इंटीजर टाइप का, देखिए यहाँ पे पॉइंटर बना रखा है और लिस्ट को पॉइंट कर रखा है। तो लिस्ट में पॉइंट किसको कर रहा होगा, ये स्टार्टिंग वाले जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट होगा उसको पॉइंट करता है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी, नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ये जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, किसी लिस्ट को हम पॉइंट करवाते हैं तो वो जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है उसको पॉइंट करता है। ठीक है, इसके बाद में एक वेरिएबल बनाया है सी इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है। अब लूप में देखिए क्या हो रहा है, लूप में बोला गया है आपको कि ये स्टार्ट होगी, जो सी की वैल्यू है वो स्टार्ट होगी 3 से, और ये कहाँ तक चलेगी, ग्रेटर देन और इक्वल 0, मतलब 1 तक चलेगी, और सी -1 तो मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, 3 से चलेगा, 3, 2, 1 ऐसे ये लूप चलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लिस्ट में हमने क्या करा है, देखिए लिस्ट सी, तो सी की जो वैल्यू होगी वो लिस्ट में, मतलब उस। अब देखिए क्या है लिस्ट, तो लिस्ट जो एरे है और उसमें सी रख दिया हमने, तो सी का मतलब है कि सी की जो वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे। ठीक है, और मॉडिफाई मैक्रो को कॉल कर दिया है। तो मॉडिफाई मैक्रो में हमने क्या बोला है, मॉडिफाई में बोला है सी का इंडेक्स। ठीक है, तो सी की वैल्यू क्या है 3, और थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स का मतलब है ये वाला इंडेक्स जो हमारा है, ये इंडेक्स। ठीक है, ये जो इंडेक्स है इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो इस इंडेक्स को क्या करना है, इस इंडेक्स जैसे ये इंडेक्स पास होगा मैक्रो के पास जाएगा ये इंडेक्स, जैसे मॉडिफाई को कॉल किया गया तो मैक्रो के पास सी का इंडेक्स, सी की वैल्यू है 3, तो सी का इंडेक्स जाएगा, और सी का इंडेक्स कौन सा है, ये वाला इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स 17। तो 17 जैसे जाएगा तो क्या होगा, 17 × 3 + 10, तो क्या होगा, मतलब ये हो गया 51, और 51 + 10 ये हो गया 61। तो 61 हो गया हमारी न्यू वैल्यू। अब कि न्यू वैल्यू कहाँ चली जाएगी, मतलब थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड इंडेक्स में चली जाएगी न्यू वैल्यू। न्यू वैल्यू का मतलब है ये 70 हट जाएगी, और यहाँ पे न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 61। ठीक है, ये हमारी न्यू वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हट चुकी है यहाँ से। ठीक है, सेकंड टाइम लूप चलेगा तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो लूप की वैल्यू हो जाएगी -2। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे फिर इंडेक्स मैक्रो कॉल किया गया तो मैक्रो के सेकंड इंडेक्स को पास करेंगे, सेकंड इंडेक्स जाएगा, सेकंड इंडेक्स का मतलब ये वाला।
तो मैक्रो के पास जो वैल्यू जाएगी वो सेकंड इंडेक्स की जो है 12, 12 इंटू 3 हो जाएगा हमारा ये 36, 36 प्लस 10 ये हो गया 46। तो यहाँ पे हो जाएगी न्यू वैल्यू 46। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है इसकी जो मॉडिफाई करके जो वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर कर दो जो भी इंडेक्स है, क्योंकि सेकंड टाइम वैल्यू सी की क्या हो गई थी 2। ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स को हमने मैक्रो को भेजा था यहाँ से और सेकंड इंडेक्स पे ये प्लेस कर रहा है उस वैल्यू को चेंज करके। ठीक है, फिर लूप चलेगा तो सी की वैल्यू फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी अब 1। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोला है। ठीक है, तो अभी भी 1 जो है वो ग्रेटर देन है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, इस इंडेक्स पे भी 1 होगा और इस इंडेक्स पे भी 1 होगा। अब देखिए मैक्रो के पास क्या जाएगा फर्स्ट इंडेक्स, और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है हमारा 15, 15 इंटू 3 45, 45 प्लस 55। तो यहाँ आ जाएगी वैल्यू 55, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट इंडेक्स है और यहाँ पे भी हम फर्स्ट इंडेक्स को भेजा था। मैक्रो को हमने फर्स्ट इंडेक्स को भेजा था तो मैक्रो ने मॉडिफाई करा फर्स्ट इंडेक्स को जो कि था 15 में ये यहाँ पे कैलकुलेशन कर दी 15 इंटू 3 45 प्लस 10 तो 55 हो गया। और उसने वही वैल्यू को क्या से प्लेस कर दिया इंडेक्स पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा फर्स्ट इंडेक्स है। ठीक है, अब अगेन लूप चलेगा तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0। ठीक है, और 0 अभी भी कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि सी ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 0 के। तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल है 0 के, सी की वैल्यू 0 ही है। ठीक है, तो अभी भी क्या होगा हमारा लूप चल जाएगा और जैसे ही लूप चलेगा तो इस इंडेक्स पे भी 0 आ जाएगा और इस इंडेक्स पे भी 0 आ जाएगा। सी की वैल्यू दोनों जगह 0 है। तो मॉडिफाई जो मैक्रो है उसके पास में क्या जाएगा 0th इंडेक्स जाएगा, जो 0 इंडेक्स है वो चला जाएगा। तो 0 इंडेक्स पे हमारा 10 और 10 इंटू 3 क्या हो जाएगा 30, 30 प्लस 10 हो जाएगा 40। तो अभी क्या होगा यहाँ पे नई वैल्यू हो जाएगी 40 और 40 को ये प्लेस कर देगा इसी इंडेक्स पे। ठीक है, जो हमारा 0th इंडेक्स था। अभी हमारा लूप हो जाएगा ओवर क्योंकि हमारा लेस देन और इक्वल 0 था, इससे नीचे हम कहीं जा नहीं सकते, तो ये लूप यहीं पे ओवर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लूप और लगाया गया यहाँ पे सी को स्टार्ट करा 0 से और सी को बोला लेस देन और इक्वल 3 और सी प्लस प्लस। तो देखिए यहाँ पे सी आउट किया गया पॉइंटर वेरिएबल को और पॉइंटर वेरिएबल जो स्टार के साथ प्रिंट किया गया है। तो जब स्टार के साथ प्रिंट करते हैं पॉइंटर वेरिएबल को तो जो भी जिस भी इंडेक्स को ये पॉइंट कर रहा होता है इस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट कर रहा था, देखिए पहले पॉइंट कर रहा था 10 को, लेकिन अब वैल्यू होकर मॉडिफाई हो चुकी है 40, 55, ठीक है 46 और 61। तो अभी ये पॉइंट करेगा इस वाले इंडेक्स को, जो फर्स्ट इंडेक्स है जो 0 इंडेक्स है उसको पॉइंट कर रहा है ये फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है, तो 40 को पॉइंट करेगा। अब ये तो 40 को पॉइंट करेगा तो जब इसे सी आउट करेंगे तो हमारा आएगा आउटपुट 40 और फिर हमारा आएगा कॉलन, क्योंकि कॉलन जो है यहाँ पे देखिए सी आउट स्टेटमेंट दे रखा है और ये डबल कोट के अंदर देखा, तो ये एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा, तो यहाँ पे कॉलन प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए क्या हो रहा है पॉइंटर प्लस प्लस। अब क्या हो रहा है पॉइंटर जो है की वैल्यू नेक्स्ट इंडेक्स पे शिफ्ट हो जा रही है, मतलब इस इंडेक्स से 0 इंडेक्स से अब ये पहुंच जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे। तो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू हो चुकी है 55, तो ये प्रिंट कर देगा 55 को, फिर कॉलन को प्रिंट करेगा, जैसे ही कॉलन वहां पे प्रिंट हो रहा है फिर कॉलन प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपका प्लस प्लस हो रहा है तो फिर नेक्स्ट इंडेक्स में मूव हो जाएगा, नेक्स्ट इंडेक्स पे हमारा 46, तो 46 को प्रिंट कर देगा, फिर कॉलन प्रिंट हो जाएंगे। फिर ये यहाँ पे पॉइंटर प्लस प्लस हो रहा है तो फिर हमारा क्या होगा नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंच जाएगा जहां पे कि हमारी है 61। ठीक है, और ये फिर इसके बाद में कॉलन प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए लूप चल चुका है 3 टाइम, देखिए 0 1 2 3। ठीक है, 3 टाइम चल चुका, तब तक तो कंडीशन ट्रू थी, लेकिन अब जब चलेगा लूप तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी की 4। अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप ओवर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं पे हमारा सॉल्व हो चुका है, इसका आउटपुट आपका फाइनल ये आ जाएगा। ठीक है, 40 कॉलन 55 कॉलन 46 कॉलन 61, ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आउटपुट। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बस आपको क्या करना होता है, ध्यान रखना होता है किस तरीके से काम कर रहा है, चीजें क्या काम कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे डिफाइन लगा रखा है तो क्या हो रहा है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने क्लास में पढ़ी होंगी। तो इस क्वेश्चन के आउटपुट को भी हमने बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट रह गया तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का एफ पार्ट, ये है हमारा रैंडम फंक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है आपको बोर्ड एग्जाम में। रैंडम फंक्शन का क्वेश्चन एक जरूर आता है आपका हर साल। तो ये रैंडम फंक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हर साल अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे 8-10 साल के, तो हर बार आपको एक रैंडम फंक्शन का क्वेश्चन मिलेगा। तो ये मान के चलिए आता ही आता है एक क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अभी हम इसको देखने वाले हैं क्वेश्चन को, रैंडम फंक्शन के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। देखिए जब भी रैंडम फंक्शन का क्वेश्चन आता है तो उसमें ऑप्शंस दे रखे होते हैं। ठीक है, और आपको बताना होता है कि इसका पॉसिबल आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है देखिए इस कोड को देखिए आप, और इसमें से जो 1 to 4 ऑप्शंस गिवन है आपके सामने, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पॉसिबल आउटपुट हो सकता है जब ये कोड चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है एज्यूम कर लीजिए सारी फाइल्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, आप ये मत सोचिए कि इसमें एरर है, तो सारी फाइल आपको एज्यूम कर लेनी है कि सारी फाइल जो हमारी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अब हमें देखना है इसका आउटपुट क्या होगा, इनमें से चेक करके हमें बताना आउटपुट क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटपुट। ठीक है,
और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक चीज और पूछी गई, देखिए राइट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू दैट कैन बी असाइन इन अ वेरिएबल एरे ए। ठीक है, तो एरे ए जो वेरिएबल है इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है वो भी आपको बतानी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दबाजी में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं और खाली उसका ऑप्शन लिख देते हैं। ठीक है, जो सही आंसर होता है वो लिख के आ जाते हैं, इसका ऑप्शन लिख के आ जाते हैं, लेकिन जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू लिखना भूल जाते हैं, मतलब जो सेकंड पार्ट होता है इस क्वेश्चन उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होता है हमेशा दो पार्ट में आता है, इसमें एक में तो आपका आउटपुट पूछा जाता है और एक पार्ट में आपको बोला जाता है हाईएस्ट वैल्यू या फिर लोएस्ट वैल्यू या फिर हो सकता है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू किसी वेरिएबल की आपसे पूछा जा सकती है। तो इसको ध्यान रखें, अटेम्प्ट करते टाइम इसको पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि जल्दबाजी में आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आप अपना एक नंबर गवा देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसका आउटपुट कैलकुलेट होगा। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रैंडम फंक्शन है और यहाँ पे देखिए क्या इंटीजर टाइप का ये एरे जिसका साइज 4 है और जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक एरे बनाता हूँ जिसका साइज 4 रखेंगे। जब भी एरे का क्वेश्चन होता है तो हम एरे बना के सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें इजी हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एरे बना रहा हूँ मैं ये। ठीक है, ये मैंने बना दिया, ये एरे बना दिया मैंने और इसके इंडेक्स दे देते हैं। तो ये इंडेक्स हो गया हमारा 0, ये इंडेक्स हो गया 1, ये इंडेक्स हो गया 1 और ये इंडेक्स हो गया 2 और ये इंडेक्स हो जाएगा इसका 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का सी बना हुआ जो कि लूप के लिए बनाया गया है और लूप में देखिए वैल्यू क्या हो रही है, सी की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से, तो मतलब लूप स्टार्ट होगा 0 से और कहां तक चलेगा, लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब है 3। ठीक है, तो 0 1 2 3 मतलब 4 टाइम ही चलेगा, तो सी प्लस प्लस हो रहा है, फिर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे रैंडम फंक्शन को पास किया गया है इस एरे के अंदर। तो एरे के अंदर जो भी सी की वैल्यू होगी उस इंडेक्स पे क्या होगी, रैंडम फंक्शन वैल्यू पास करेगा। यहाँ पे जो भी सी की वैल्यू होगी वो उसी इंडेक्स पे पास करेगा। तो फर्स्ट टाइम सी की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए सी की वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा हमारी तो होगी हमारी 0। ठीक है, सी की वैल्यू 0 है और यहाँ पे रैंडम फंक्शन में देखिए क्या हो रहा है, रैंडम फंक्शन को मैं समझा देता हूँ। तो रैंडम फंक्शन में देखिए क्या है यहाँ पे लिखा हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सी प्लस 1। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 0 और प्लस 1। ठीक है, ये और इसके बाद में यहाँ पे प्लस है 10। ठीक है, ये चीज हो रही है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, फर्स्ट टाइम जब रैंडम फंक्शन चलेगा तो आपकी पॉसिबल वैल्यू क्या होंगी, 0 प्लस 1 मतलब 1 और रैंडम फंक्शन आपको पता है कि जो भी वैल्यू वहां पे होती है उससे नीचे की वैल्यू को ही एक्सेप्ट करता है। तो ओनली 1 है तो यहाँ पे ओनली 0 को एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए मैं लिख के दिखा देता हूँ, रैंडम यहाँ हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा प्लस 10। ये बन गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, तो 1 में क्या लेगा, 0 लेगा, ये तो 0 जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 प्लस 10 आपका हो जाएगा 10। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू जाएगी वो हमारी जाएगी 10, क्योंकि यहाँ पे कोई और वैल्यू बनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगी फर्स्ट इंडेक्स पे 10 वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 0th इंडेक्स है, सी की वैल्यू 0 थी तो 0th इंडेक्स पे वैल्यू चली जाएगी आपकी 10। ठीक है, तो अभी रैंडम फंक्शन पास कर रहा है वैल्यू यहाँ पे 10, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10। ठीक है, ये हमने 0th इंडेक्स पे 10 वैल्यू स्टोर कर दी। अब देखिए क्या होगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, सी की वैल्यू 1 हो गई है और रैंडम फंक्शन में देखिए क्या कंडीशन बनेगी, रैंडम फंक्शन में ये आ जाएगा रैंडम और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, और प्लस 10, ये कंडीशन बनेगी हमारी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है, रैंडम, इसका मतलब हो गया रैंडम 2। ठीक है, और प्लस 10, ये सिचुएशन बन रही है। तो अब 2 हो गई तो क्या कर सकता है, 0 और 1 पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। क्या हो सकती है पॉसिबल वैल्यू, यहाँ पे हो सकती है आपकी 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। ठीक है, 1। ठीक है, और प्लस 10। ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। 0 भी ले सकता है रैंडम फंक्शन, हो सकता है रैंडम फंक्शन 0 ले, हो सकता है रैंडम फंक्शन 1 ले। तो अगर 0 लेता है तो क्या होगी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या बनेगी, 10 बनेगी। और अगर ये लेता है 1 तो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगी 11, क्योंकि 0 प्लस 10, देखिए 0 प्लस 10 10 हो गया और 1 प्लस 10 11 हो गया। तो ये पॉसिबल वैल्यू हो गई इंडेक्स 1 के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा सी की वैल्यू 1 हो चुकी है। तो ये रैंडम फंक्शन क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है आपकी इस इंडेक्स के लिए। ठीक है, तो इस इंडेक्स में क्या हो जाएंगे हमारी पॉसिबल वैल्यू, देखिए यहाँ पे हो जाएंगे हमारी 10 और 11। ठीक है, अब होगा कि अब अगेन क्या होगा, सी की वैल्यू इंक्रीज होगी। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं, वहां पे थोड़ा स्पेस कम है तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, समझ जाना। तो सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि लूप दोबारा चलेगा तो क्या होगा, सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, सी की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 2। और रैंडम फंक्शन में सिचुएशन क्या बनेगी, देखिए रैंडम फंक्शन में सिचुएशन बनेगी आपकी ये रैंडम, और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा प्लस 10। ठीक है,
इसका मतलब देखिए क्या होगा, इसका मतलब है ये बन रहा है आपका रैंडम, और ये हो जा रहा है 3 प्लस 10, ये हो जा रहा है हमारा। तो अब क्या है, 3 में क्या हो सकता है, 0 ले सकता है, 1 ले सकता है, 2 ले सकता है। तो 0 1 2 हो सकती है पॉसिबल वैल्यू। कौन कौन सी हो सकती है, देखिए 0 ले सकता है ये पॉसिबल वैल्यू 0, और आपका पॉसिबल वैल्यू ले सकता है 1, और ये पॉसिबल वैल्यू ले सकता है 2। ठीक है, तो अब प्लस 10। ठीक है, तो अगर इसने लिया, तो अगर 0 लिया तो इसने वैल्यू बनेगी 10, और 1 लिया तो 11, और 2 लिया तो 12। तो यहाँ पे हो जाएंगे हमारी कौन से इंडेक्स पे जा रही है ये वैल्यू, देखिए इंडेक्स नंबर 2 पे पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएंगी, 10 11 12। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10, 11, 12। ठीक है, तो ये पॉसिबल वैल्यू होगी हमारी सेकंड इंडेक्स के लिए। ठीक है, अब क्या होगी, सी की वैल्यू अगेन इंक्रीज होगी। सी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, देखिए सी की वैल्यू अगेन इंक्रीज हो गया, होगी हमारी सी की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी, और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर से लूप चलेगा तो क्या होगी, हमारी वैल्यू इंक्रीज होगी सी की, और सी की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन बनेगी आपकी देखिए रैंडम में, रैंडम, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 प्लस 1, और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है 10। तो ये सिचुएशन बनेगी, तो देखिए क्या होगा, रैंडम, ये हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ प्लस 10। तो अब क्या हो सकती है, पॉसिबल वैल्यू हो सकती है हमारी 10, क्योंकि अभी क्या ले सकता है, अभी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है इसमें, रैंडम फंक्शन ले सकता है 0, ठीक है, और रैंडम फंक्शन ले सकता है आपका 1, ठीक है, ये ले सकता है 2, और ये ले सकता है 3। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 10 11 12 13। तो यहाँ पे हो सकता है 10, ऊपर कर देता हूँ थोड़ा, 10, और यहाँ हो जाएगी 11, और ये हो जाएगी 12, और हो जाएगी 13। तो ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती है हमारी इंडेक्स थर्ड के लिए। ठीक है, अब देखिए ये चीज हो गई, इसने रैंडम फंक्शन ने ये पॉसिबल वैल्यू हमें दे दी है। फिर फॉर लूप लगाएगा जो कि स्टार्ट हो रहा है 3 से, और चलेगा आपका ग्रेटर देन 0, मतलब कि रिवर्स चलेगा, मतलब माइनस माइनस हो रहा है तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, मतलब ठीक है, डिक्रीमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, सी आउट क्या कर रहा है, AC, मतलब ए के इंडेक्स को। तो ए के इंडेक्स को फर्स्ट टाइम में सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी सी की वैल्यू फर्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो 3 होगी, तो ये थर्ड इंडेक्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, थर्ड इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा, मतलब यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। देखिए थर्ड इंडेक्स से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। थर्ड इंडेक्स से इसको ऑप्शंस में चेक करते हैं। थर्ड इंडेक्स में देखिए क्या है हमारे पास में 10 11 12 13। तो पहले चेक करते हैं 13 इसमें किसी से स्टार्टिंग हो रही है, हाँ इसमें स्टार्टिंग हो रही है 13 से। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो इसके बाद देखना है 15, तो 15 वाला ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 15 जब चूंकि थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और 15 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो गया हमारा। ठीक है, एक ऑप्शन आपने कट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब हमारे पास में देखते हैं 13 इसमें आ रहा है। ठीक है, 13 हो सकती है, 12 आ रहा है, 12 हो सकती है, और इसमें भी 12 आ रहा है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अब थर्ड इंडेक्स हो गया। अब चेक करते हैं। ठीक है, अब अगेन इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीमेंट हो जाएगी। ठीक है, एक बार कम हो जाएगी। अब इसके बाद में क्या होगा, इस इंडेक्स पे आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा। अब सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को चेक कर लेते हैं। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू में क्या क्या है, 10। ठीक है, तो सेकंड इंडेक्स पे चेक करते हैं, 10 है। ठीक है, ये हो सकता है। और यहाँ पे चेक करते हैं 11, तो 11 भी है इसमें। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी है। ठीक है, तो इसमें तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं सेकंड इंडेक्स पर। ठीक है, 10 है, 11 है और 11 है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन हमारे अवेलेबल हैं। अब इसके बाद में चेक करते हैं नेक्स्ट। फिर वैल्यू क्या होगी, सी की डिक्रीमेंट होगी, और अब क्या पहुंच जाएगा, ये पहुंच जाएगा इंडेक्स 1 पे। तो इंडेक्स 1 पे पहुंचेगा जैसे ही, तो अब चेक करते हैं। अब चेक करते हैं इंडेक्स 1 को। ठीक है, इंडेक्स 1 पे चेक करेंगे। तो इंडेक्स 1 पे देखिए वैल्यू कौन सी प्रिंट होनी चाहिए, थर्ड वैल्यू चेक करते हैं कौन सी आ रही है इंडेक्स 1 वाली, क्योंकि डिक्रीमेंट ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे 11 है। ठीक है, ये हो सकता है। यहाँ पे है 13। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि 13 यहाँ पे है नहीं वैल्यू जो हमारे इस इंडेक्स से प्रिंट होगी। क्योंकि जब इंडेक्स 1 यहाँ पे डिक्रीमेंट होकर वैल्यू प्रिंट होगी इंडेक्स 1 की, तो यहाँ पे 13 आ रहा है, और 13 इस इंडेक्स में अवेलेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इस ऑप्शन को भी आप गलत कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में चेक करते हैं 10। अब वैल्यू फिर क्या होगी, फिर डिक्रीमेंट हो जाएगी, फिर आपका पहुंच जाएगा 0th इंडेक्स पे। ठीक है, तो 0th इंडेक्स का मतलब है देखिए ग्रेटर देन और इक्वल 0, तो मतलब ये अभी भी लूप चलेगा। और लूप चलने के बाद में चेक करते हैं फोर्थ वैल्यू को। फोर्थ वैल्यू जो आ रही है वो हमारी कौन सी है, देखिए 10 आ रहा है इसमें। ठीक है, ये सही है हमारा ऑप्शन, और इसमें भी देखिए 10 आ रहा है फोर्थ वैल्यू पे, तो ये सही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, दोनों करेक्ट हो जाएंगे ये ऑप्शन हमारे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने किया है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं आपके। और यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी लिखनी थी आपको। ठीक है, मतलब हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू किसकी लिखनी थी, ए वाले की। तो इसमें लोएस्ट और हाईएस्ट वैल्यू क्या थी, लोएस्ट वैल्यू तो 10 थी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 हो रही है। लोएस्ट वैल्यू आप यहाँ से लगा सकते हैं, पता ये 10 थी हमारी लोएस्ट वैल्यू, और हाईएस्ट वैल्यू 13। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगी, हाईएस्ट हो जाएगी हमारी कौन सी 13, और जो लोएस्ट होगी वो हमारी हो जाएगी
10, ठीक है, क्योंकि इसी से हमें पता लग सकता है कि इसमें कौन सी हाईएस्ट वैल्यू ले रहा था ये रैंडम फंक्शन, कौन सी आपकी लोएस्ट वैल्यू ले रहा था। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बहुत। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये एग्जाम में आता है 2 या 3 नंबर में, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। तो इस पार्ट 1 वीडियो में बस इतना ही, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।